क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा से ही चराचर जगत स्थिर है। क्षमा दंड से बड़ी है, दंड मनुष्य देता है और क्षमा देवताओं से प्राप्त होती है। दंड में उल्लास है मगर शांति नहीं, क्षमा में शांति भी है और उल्लास भी। क्षमा असमर्थ मानवों का गुण है और समर्थों का आभूषण, जो स्वयं शक्तिशाली होकर भी दुर्बलों की बातें सहन करता है, उस क्षमा को ही सर्वश्रेष्ठ क्षमा कहते हैं। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह हाथी पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में कुछ बच्चे बेर तोड़ रहे थे। उनका एक ढेला गलती से आकर महाराजा रणजीत सिंह के लगा। बच्चे जान बचाकर भागे मगर पकड़े गए। सजा के लिए महाराजा रणजीत सिंह के सामने पेश किए गए। सजा के संबंध में सभी एक राय थे कि उन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए। महाराजा ने कोतवाल से पूछा, ये बच्चे क्या कर रहे थे? कोतवाल ने जवाब दिया, महाराजा, ये लोग पेड़ पर ढेले चला रहे थे। महाराजा ने फिर पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? कोतवाल ने कहा, सरकार, बेरों के लिए। महाराजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं क्या उस पेड़ जितना भी उदार नहीं हो सकता जो पत्थर मारने पर फल देता है? फिर मैं इन्हें सजा कैसे दूं? इन्हें फल खिलाकर घर भेज दो। जो खुशी महाराजा रणजीत सिंह ने इन बालकों को क्षमा करके हासिल की, वो उन्हें दंडित करके वो कभी हासिल नहीं कर पाते। क्षमाशीलता हृदय में एक अनुपम आनंद का सृजन करता है जो अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्षमा में स्वयं ईश्वर का वास है। महात्मा कबीर ने कहा है, जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप है, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप है। आप मिलते हैं हमें कभी चाय के प्याले के साथ, कभी दिन की भागम-भाग की तैयारी के साथ, कभी आधी खुली आंखों के साथ, और कभी मस्ती भरी उछलती कूदती दिन की शुरुआत के साथ। और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए। आप पर हमारी यादें थोड़ी भारी रहना चाहिए। तो लीजिए, लेकर आ चुके हैं सुप्रभात धरती धोरारी। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत करते हैं भरत और महजबीन। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम में सुप्रभात होती है, एक खास मेहमान से आपकी हर रोज़ मुलाकात होती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे खास मेहमान का मैं स्वागत करूंगा, जिन्होंने ढेरों अवार्ड जीते हैं। गिनाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि इतने अवार्ड्स हैं कि अब क्या कहूं, लेकिन उसके साथ साथ ढेरों कविताएं उन्होंने लिखी हैं। न कि सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में एक एक कोने कोने में उन्होंने कविता पाठ किए हैं। यहाँ हम स्वागत करेंगे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक ताजगी भरी सुबह की शुरुआत, ताकि पूरा दिन तरोताज़ा रहे और आपकी रचनाएं जो है निकल कर आए, आप किस तरीके से दिन की शुरुआत कर पाते हैं? देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है जी, और तरोताज़ा रहना है, तो आपको सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा जी। जहाँ देवताओं का काल शुरू होता है जी, वहाँ से शुरुआत करिएगा। टहलिए, व्यायाम करिए, जिससे आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन है वो सही होगा, फ्रेश रहेंगे आप। मैं भी यही करता हूँ। सबसे पहले 5 बजे टहलने जाता हूँ, वहीं योगा करता हूँ जहाँ टहलने जाता हूँ। उसके बाद घर आके लगभग 6 गिलास पानी पीता हूँ। अरे वाह। जिससे कि बॉडी का जो लॉस हुआ है, आपके पसीना निकला है, वो पूर्ति हो जाए उसकी। जब पानी पी लेता हूँ उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर आप कुछ भी करिए। तो सबसे पहले आपको बॉडी को संतुलित रखने के लिए व्यायाम करने की बहुत ज़रूरत है। और व्यायाम हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारी बॉडी को संतुलित करेगा। जैसे भरत जी की बॉडी कितनी स्लिम है। अरे, आप ये करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
मतलब मैंने चंद बातें कही तो आपने भी शुरुआत में कुछ बातें कही। भाई मैं तो इसलिए नहीं गिनाई आपकी सारी बातें क्योंकि आप हर दिन सृजन कर रहे हैं, कविताएं कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर, वहाँ से शुरुआत होती है और फिर ये कविताओं का दौर और फिर गीत, रचनाएं, ये सब कैसे हुआ? देखिए, कोई भी रचनाकार या कोई भी कवि बनता नहीं है, उसकी कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है उसकी। ये सब ईश्वर बनाता है, सब गॉड गिफ्ट है। तो मैं ये कहूँ कि मैंने इस सन में आके और मैं कवि बन गया, नहीं, ये सब भगवान की कृपा है, खुदा का करम है। कुछ लेकिन जब इस बात को यूँ अगर समझा जाए कि आप तो डॉक्टर बनने की आपकी चाहत भी कहीं रही होगी, फिर आपने एग्ज़ाम पास किया होगा, फिर आप पढ़ाई करने चले भी गए जी, तो फिर लेकिन एकदम जो चेंज आया उस पर अगर हम बात करें तो? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास की जितनी चीज़ें वो आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। मैं उदयपुर में रहा, उदयपुर से ही मैंने ये डिग्री ली, वहीं पढ़ा मैं 5-6 साल। तो उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ उस शहर से। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा, 14-15 देशों में घूमा, बहुत खूबसूरत देश देखे। लेकिन आज सच कह रहा हूँ आपसे, आपके स्टूडियो में, इस कैमरे के सामने, मुझे उदयपुर से ज़्यादा खूबसूरत कोई शहर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। तो वहाँ की जो खूबसूरत वातावरण, गार्डन, झील, ये सब कविता लिखने के लिए पर्याप्त है। जहाँ आप अच्छी आंखें, आपकी अच्छी दृश्य देखेंगी तो कविता अपने आप आएगी। जैसे आपने बताया उदयपुर तो आपको बहुत पसंद है, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह आपको यही लगती है और दुनिया आपने देखी है, दुनिया आप घूमे, कवि सम्मेलनों में गए काफ़ी जगहों पे, तो आपको भारत में और बाहर जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें क्या फ़र्क लगा, क्या महसूस होता है? देखिए, बाहर जो यहाँ से गए हैं जी वो क्रीम जेंट्री गई है जी कविता के लोग कम गए हैं, लेकिन जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जी जिनका दिमाग बिल्कुल अच्छे लेवल का है, हाँ, हाँ, वो लोग गए हैं। लेकिन कविता की प्यास उनमें बाकी है। हाँ, हाँ, जब उनका कविता सुनने का वक्त यहाँ आया था तब वो बाहर चले गए। अच्छा हमको वही लोग बुलाते हैं जो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, जी और ज़्यादातर लोग राजस्थान के होते हैं। जी तो जब हम कविता पढ़ते हैं ना तो इतना डूब के सुनते हैं, वो प्यास ऐसा लगता है कि कितनी सदियों की प्यास है। ओहो, यहाँ तो सब सेचुरेट हैं लोग कविता को सुन के। यहाँ तो सुबह 6-6 बजे तक कवि सम्मेलन होते हैं जी और फिर भी बैठे रहेंगे, जी अभी और सुनाइए, अभी हमारी बस नहीं गई, बस जाएगी तब जाएंगे। तो वहाँ के श्रोताओं में, यहाँ के सब श्रोताओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी वहाँ आप लफ्ज़ नहीं कर सकते, वहाँ आपको जो कंटेंट है वही सुनाना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ जाके, हमारे हास्य के बहुत बड़े बड़े कवि हैं, तो वहाँ जब वो कविताएं सुनाते हैं, कविताओं के नाम पे जब जोक सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें जोक मत सुनाइए, ये तो हम यूट्यूब पे अभी राजू श्रीवास्तव को देख लेंगे। अच्छा हमने आपको कविता के लिए बुलाया, कवि हैं आप, हमें कविता सुनाइए, कंटेंट सुनाइए। बहुत 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 अच्छी तो बात इतना अंतर है। यहाँ तो हम कुछ भी सुना दें। ओहो, क्योंकि यहाँ तो शायद कविताओं में बीच में हास्य भी आने लग गया था और फिर उसके बाद में दूसरी बातें वह आने लग गई थी। लेकिन आप तो गीतकार हैं, आपने तो बहुत कमाल की रचनाएं की हैं, अभी हम सुनेंगे भी। पर क्या एक ऐसी चीज़ है जो गीतकार को गीतकार बनाती है? गीतकार को गीतकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ मोहब्बत का होता है। अगर आपने मोहब्बत की है तो आपको गीत लिखने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही आप टूटे फूटे गीत लिखें, चाहे शेर व शायरी करें। मैंने जाने कितने लड़कों को जो बीटेक कर रहे हैं, उनके डायरियों में मैंने कविताएं लिखी हुई देखी, उनकी खुद की लिखी हुई, चाहे बोले भले वो मीटर में नहीं है, एक पंक्ति कहीं जा रही, दूसरी पंक्ति कहीं जा रही, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो फीलिंग्स जो है ना उनकी, वो कविता में उतर रही है उनकी डायरी में। तो इसके लिए मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो मोहब्बत करना ज़रूरी है या दिल टूटना ज़रूरी है। सो निकलती है शायरी। कोई और सवाल नहीं है आपके पास? जिस सवाल से मैं अक्सर बचता रहता हूँ, आप वही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपने प्रेम पर तो कविताएं खूब ही लिखी हैं, और मेहंदी जो कि प्यार का एक प्रतीक होता है, जिससे कि निशानी कहते हैं, दुल्हन का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, उस पर लिखा है। तो मेहंदी पे कुछ अभी आपको याद आ रहा है? देख, मैंने पढ़ी थी आपकी, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी थी रचनाएं। हाँ, मेहंदी
जो है मोहब्बत का प्रतीक है। जी नारी जब अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है तो कोशिश ये करती है ज़्यादा से ज़्यादा रचे, जी जिससे उसके प्रेमी की परख हो कि मेरा प्रेमी मुझसे कितनी मोहब्बत करता जी है। तो मैंने भी एक गीत लिखा था, उसका एक बंद आपको सुनाता हूँ। जी चांदनी रात में, क्या बात। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, क्या हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, बहुत सुंदर। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। अब जिस बंद को मैं आपको सुना रहा हूँ वो सुनिएगा जी कि आओ मेहंदी महावर की शादी करें। आहा, नहीं हो सकती क्योंकि मेहंदी भी नारी लगाती है हाँ। और महावर भी नारी लगाती हाँ। है। कैसे हो जाएगी दोनों में शादी? स्त्रियों के प्रतीक है। हाँ। लेकिन आप सोचिए, देखिए, मेहंदी ऐसा लग रहा है जैसे फेमिनिन जेंडर है, जी जी महावर ऐसा लग रहा है जैसे मैस्कुलिन जेंडर है। जी जब ये दोनों जेंडर अलग लगें तो शादी हो सकती है ना। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, क्या बात। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, वाह। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। करें। क्या बात। बहुत बढ़िया। और हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दें, क्या बात है, क्या बात। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, बहुत सुंदर। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। क्या बात। तो मोहब्बत तो बड़ी अच्छी बहुत चीज़ बढ़िया, बहुत है। सुंदर। बहुत ही खूब। और आपने कहा कि दिल या तो टूटे या किसी से मोहब्बत करें। जी। देखिए, मोहब्बत की नहीं जाती, जी हो जाती। हो जाती है। कोई चाहे कि मैं इससे प्यार करने लगूं, नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। क्या बात है, वाह। बहुत खूब। वाह, क्या एक से बात बढ़कर कही है। डूब गए हम। अभी तो मैंने किनारे पे हूँ, आपको कैसे डूब गए? तैरना नहीं आता। फिर किनारे पे रहिए। आप इमोशंस को शब्दों में पिरोकर लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं, ये खासियत है आपकी। न जाने कितने लड़के और कितने लड़कियां मतलब खुद से तो प्यार करते ही हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका आपस में प्यार करते हैं, पर आपसे भी इतना इतना प्यार किया है लोगों ने। और आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो पहला प्यार होता है वो 99% फेल हो जाता है, तो ऐसा क्यों? वो कच्ची उम्र के प्यार हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में हमको जानकारी तो होती नहीं, हमें ध्यान नहीं होता। जब हम मेच्योर होते हैं उस उम्र में अगर हम प्यार करें तो फेल कभी नहीं हो सकते। कच्ची उम्र में सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देखता है आदमी कि तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, जबकि उसको ये पता भी नहीं आसमान बहुत दूर है, तारे नहीं टूट सकते। और उस आवेश में आके लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन जब शादी के बाद सपने टूटना शुरू होते हैं, तारे टूटना शुरू होते हैं, तब उनको जीवन की हकीकत मालूम होती है। इसलिए अमूमन जो कच्ची उम्र के मोहब्बत हैं, कच्ची उम्र का प्यार है, वो असफल हो जाता है। इसलिए आदमी को बहुत सोच समझ के उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बड़ा नाजुक होता है ये शीशा, नहीं, वाकई एक कहते पल हैं में चटक जाता है। कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, लेकिन शादी जो होती है वो आँख खोल देती है। यस। अब ये पता नहीं आपको कैसे अनुभव हुआ, मुझे बात पता नहीं, लेकिन हाँ ये सुना सही है, इतना है। कहावत अच्छी है। सुना इतना है वाकई में। तो इस बारे में पता लग ही जाता है आसपास से सुन सुन के। अभी हमने आपकी रचनाओं के बारे में इतनी बात करी है, लेकिन ऊपर वाले की रचना रहे आप, तो आपके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि एक शब्द में अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करें तो वो क्या शब्द होगा?
बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। जी, तभी आप ही से पूछा। देखिए, पहली बात तो ये मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये एक चीज़ है जो आपको और बड़ा बनाती है। बड़ा बनाती। ये आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपकी दरिया दिली है, आपकी मोहब्बत है कविता के प्रति या मेरे प्रति। जी। अगर मैं एक शब्द में अपने को डिफाइन करूं जी। तो वो यही होगा कि अच्छा इंसान हूँ या नहीं ये तो पता नहीं, अच्छा कवि हूँ या नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन अच्छा व्यक्ति ज़रूर हूँ मैं। अच्छा जो मेरे अंदर है जी। वही मेरे चेहरे पे है। जी, बहुत अच्छा। सच बात कही आपने। मैं कोई ज्यादा दिखावा ना नहीं, ना कोई बहुत मतलब ज्यादा बड़ा चढ़ा के कोई कोई मतलब चीज नहीं। नहीं। किसके ये लिए बात तो खैर दिखाएंगे, वाकई किसको में। दिखाएंगे, किसको इम्प्रेस करना है। आपकी इन बातों से आपकी सरलता का भी बहुत पता चलता है। हाँ? और कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ जितनी सरल होती है उतनी सुंदर भी होती है। जी, पर ये सरलता में कहीं कठिनता भी आई आपको? नहीं कभी नहीं है। कभी नहीं। कभी कभी मूड ऑफ ज़रूर होता है जब दूसरों की हरकतों को देखते हैं कि जो हमें सरल व्यक्तित्व को कठिन बनाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे प्रति साजिश हो, फिर भी लोग साजिश करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनका टेम्परामेंट है, हम अपना टेम्परामेंट क्यों बदलें। कविताओं की शुरुआत आपने आकाशवाणी से की। जी, खूब कविताएं की आकाशवाणी पे, तो उसका कोई किस्सा, कोई बात याद आ रही है आपको? हाँ भरत जी, आकाशवाणी के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। जी। आकाशवाणी उदयपुर के ख़ास तौर से जब मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर में गया था तो वहाँ एक एनुअल फंक्शन हुआ था। उस एनुअल फंक्शन में कविताएं, गीत, नाटक और सब कुछ हुआ था। तो वहाँ आकाशवाणी उदयपुर की टीम रिकॉर्ड करने आई थी उस कार्यक्रम को, जिसको वो अगले दिन या जब भी उनको वक्त मिलता था युवाणी कार्यक्रम में उसको दिखाया करते थे। उस कार्यक्रम में मुझको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जी। क्योंकि मेरे खून में है कविता, मेरी रगों में बस रही है, तो उस हिसाब से मैंने एक कविता सुनाई। उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने आए थे श्री इंद्र प्रकाश श्रीमाली जी और श्री इकराम राजस्थानी साहब। ये दोनों व्यक्तित्व जहाँ भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अगर ये दोनों लोग अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो आज मैं इस स्टूडियो में नहीं बैठा होता। अरे इन्होंने जब मेरी कविता सुनी तो बहुत प्रभावित हुए, या यूँ कहिए कि उस दौर में अंधों में काना सरदार था। अरे नहीं तो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बोले बेटे आप हमारे आकाशवाणी आइए और हम आपको मौका देंगे। मैं तो जाने कब से उम्मीद जताए बैठा था, उम्मीद अंदर पाले हुए बैठा था कि आकाशवाणी का माइक मुझे रिकॉर्ड करने के लिए मिले कहीं, क्योंकि 2 बार पहले आकाशवाणी मथुरा पे ऑडिशन दिया था, फेल हो गया था। अच्छा जी। तो एक इच्छा थी कि आकाशवाणी में कहीं में, उस समय आकाशवाणी पॉपुलर थी, दूरदर्शन था भी नहीं। जब मैं उन्होंने वक्त दिया मुझे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटे उस तारीख को ऑडिशन है, नवरंग कार्यक्रम आता था आकाशवाणी उदयपुर से, युवाणी कार्यक्रम संडे के दिन। तो बोले उस कार्यक्रम के लिए ऑडिशन दो, और उन्होंने फार्म दिया मुझे। बहुत सरल व्यक्ति हैं। मैंने भरा, ऑडिशन की डेट बता दी उन्होंने, मैं देने गया। शायद इंटरव्यू में भी वही बैठे थे, क्योंकि वो कांच पे पर्दा लगा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन आवाज़ से मालूम पड़ जाता है इकराम साहब बैठे हैं। उन्होंने कुछ सवालात किए, क्योंकि उर्दू मेरी अच्छी थी, वैसे तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह रहता हूँ सारा वातावरण उर्दू का है, तो ऑडिशन में ज़्यादातर तलफ़ुज़ ही देखा जाता है। मैं ऑडिशन में पास हो गया। उस समय जो कॉन्टैक्ट लेटर बनता था 15 रुपये का बनता था, लेकिन उस दौर में 15 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी। और जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय तो हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा बड़े घर के नहीं थे, मजदूरी करके मेरे लिए पैसा भेजते थे। कुछ इतने पढ़ाई, इतनी बड़ी पढ़ाई 300 रुपये महीने में मुझे करनी पड़ती थी, जहाँ मैं रूम लेके रहता भी था जी, खाने का खर्चा भी था, इस कॉलेज की फ़ीस भी थी, पढ़ाई के लिए किताबों का जो खर्चा था वो भी उसी में से निकालना है मुझे। उस दौर में अगर 15 रुपये की मुझको एड मिलती है किसी की जरिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो 15 रुपये का कॉन्टैक्ट, और मैंने वो जो कार्यक्रम था नवरंग, जिसमें मेरी पसंद के फिल्मी गाने सुनाए जाने थे। क्या बात है, खुशी। अरे पूछिए मत।
और रेडियो, इसके लिए रेडियो ख़रीद के लाया मैं। हाँ। ओहो। हाँ, और फिर जहाँ जहाँ मेरे दोस्त थे, मिलने वाले थे, मैंने अपने माता को मैंने जी 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 जी। चलिए इतनी देर में क्यों ना हम चले पधारो हमारे देश। हाँ हाँ बिल्कुल, बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, उससे पहले आपको लिए चलते हैं पधारो हमारे देश में बीकानेर। इसी भांडासर जैन मंदिर के पास से स्थित है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण का प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर आएं और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर न जाएं तो फिर यहाँ आना पूरा हुआ ही कहाँ। बीकानेर का प्राचीनतम मंदिर है ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर के ठीक सामने है गणेश जी का मंदिर। इसी गणेश जी के मंदिर के आसपास ही रखी गई थी नींव बीकानेर राज्य की। धार्मिक स्थलों के इसी प्रांगण में स्थित है यहां की समृद्ध कला से युक्त एक और जैन मंदिर। इस मंदिर के भीतर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी और यहां बनाए गए भित्ति चित्र अद्भुत हैं और एक बार फिर एहसास कराते हैं यहां की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज विश्व विख्यात है। बीकानेर के उस्ता कलाकारों द्वारा मंदिर के गुंबजों में जैन कथा साहित्य के आख्यान, नरक यातना, रोहिणी आचार, उग्रसेन का महल और गिरनार आदि जैसे जीवंत हो जाते हैं। सुप्रभात धरती धुरारी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में कवि और गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं। सर, कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया लोगों ने और आज नंदोत्सव मन रहा है। आपने प्रेम पे बहुत सारी बातें लिखी हैं और कृष्ण भी प्रेम की मूरत है, तो इस पर कोई बात, कोई कविता? भरत जी, मेरे जो आराध्य रहे वो कृष्ण ही रहे हैं जी, और कृष्ण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं जब भी कोई कविता लिखता हूँ तो कृष्ण मेरे दिमाग में रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा देवता अगर माना जाता है तो कृष्ण को माना जाता है। और सबसे बड़ा कलाकार भी। कलाकार 64 कलाओं के अवतार थे। एक कविता आपको सुनाता हूँ। जी जी जरूर। क्योंकि अभी जन्माष्टमी निकल के गई है और आज नंदोत्सव है। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। क्या बात। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो फाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या
तो बैराग बन जाऊं मैं। क्या बात है। देखिए शब्दों का चमत्कार देखिए जी कि नींद बन कर अगर आ सको आँख में, वाह। नींद बन कर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अगले बंद में नायिका से बात करने की एक हिम्मत जुटाई है और आपकी मुस्कुराहट और थोड़ी बढ़ जाए तो इस हिम्मत में दोगुना इजाफा हो जाएगा। जी जी जी। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हाँ हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। क्या बात है। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, क्या बात है। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा, क्या बात। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। वाह। आखिरी पंक्तियां हैं इसकी जी। बहुत खूबसूरत, जिन्हें मैं कहता हूँ कि दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, नौजवान लोग कम मिलते हैं, आप दोनों नौजवानों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे कविता पढ़ने में मज़ा आ रहा है। क्या बात है। कि दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, क्या बात। शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आँखों का जल डाल कर देखते। वाह वाह। भरत बाबू, जब मोहब्बत बहुत ऊपर चली जाती है ना जी, तो वो आध्यात्म में बदल जाती है। बहुत सुंदर। फिर वहाँ जाकर के वो अपनी नायिका से तो बात करता ही करता है, सीधे ईश्वर से भी बात करना शुरू करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो कहता है, देखिए, मेरी आँखों का जल डाल कर देखते, एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा। क्या बात। ये अपनी प्रेमिका से भी कह रहा है प्रेमी, और भक्त कृष्ण से कह रहा है, भगवान से कह रहा है कि एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। सही, ये बात तो है वाकई में, कविताओं से आपका जो प्रेम है और संगीत से आपकी जो दोस्ती है, ये जो जोड़ है ये कैसे? बहुत सही सवाल किया आपने, सवाल का इंतज़ार कर रहा था मैं। अच्छा। क्या आप करें। देखिए, मेरे परिवार में ये सब चीज़ें हैं, खून में है मेरे। जो आज कविता मिली है या जो संगीत का जो आरोह अवरोह है मेरे अंदर, वो मेरे परिवार से मुझे मिला है। कहीं सीखा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री चंद्रभान सक्सेना शशि रवि के नाम से लिखते थे, बहुत बढ़िया कवि थे जी, बहुत बढ़िया गज़लें लिखते थे, बहुत बढ़िया गीत लिखते थे, बहुत सवैये छंद बहुत बढ़िया लिखते थे। मेरे पिताजी श्री नारायण प्रकाश सक्सेना, ये भी गज़लें लिखते थे, लेकिन मेरे ऊपर की दोनों पीढ़ियों ने जो भी लिखा अपनी स्वांत सुखाई के लिए लिखा, कभी कैश नहीं किया उसे, जनता में नहीं लेके आए उसे, अपने आनंद के लिए लिखा। मैंने उससे अगली वाली पीढ़ी में मैं आता हूँ, मैंने उसको कैश कर लिया, जनता के सामने ले गया उसे। बहुत अच्छी चीज़ करी आपने। हाँ। रही बात ये संगीत की, तो मेरे चाचा जी मेरठ में रहते थे, अब तो खैर परलोक से धार के वो, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी।
क्लासिकल के मास्टरपीस आदमी थे। अच्छा। बहुत आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े संगीतकार जो उनके शिष्य रहे। तो जो संगीत का आरोह अवरोह है, जो संगीत की जानकारी है, थोड़ा सा लय सुर ताल, वो वहाँ से वो मेरे वहाँ से आई। ये सब खून में है, मैंने कहीं कुछ नहीं सीखा है। तो आपका सवाल जो था वो मेरे ख्याल से पूरा हो गया। बहुत, वाकई में पता लग गया हमें, राज की बात जो थी वो निकल के आ जाएगी। यहाँ मेरे को एक चीज़ और अभी आ रही है, क्योंकि मैं आपकी कविताओं में और आपका जो काव्य पाठ है आपका इतना सुंदर है कि उसमें उससे बाहर आने का मन ही नहीं करता कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। ओह मतलब शायद देश में, दुनिया में, और शायद दुनिया में जिस कंट्री में आप जाते होंगे वहाँ इस बारे में बात ज़रूर होती होगी कि रेत पे नाम लिखने से क्या फ़ायदा। तो कैसे आया ये थॉट, क्या हुआ? ये मेरा बहुत पॉपुलर गीत है, इसने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दी, प्रसिद्धि दी जी। और इस गीत, देखिए आदमी जो है कविता कभी नहीं लिखता, कोई लिखवाता है। ऐसी शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है जो उससे लिखवाती है। ये थॉट हमारे अंदर ऐसे नहीं आ गया, उसके ऊपर वाले की मेहरबानी हुई होगी तब ये थॉट आया जी। और ये मैं एक चेन्नई गया था एक बीच पे, तो यूं ही लिख रहा था, कुछ बनाता था और लहरें बड़ी तेज़ आ रही थी, मेरा सब किया धरा चौपट कर देती थी। तो ये थॉट वहाँ से आया था, फिर मैंने आगे उसको मोहब्बत से रिलेटेड करता चला गया। पर एक फीलिंग और आती है कि जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं और लहर आती है तो ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा हो हमारे साथ, और जब वो जाती है तो पैरों के नीचे से रेत भी ले जाती है। यस। तो ऐसा लगता है सब कुछ गया। तो अभी यहाँ पर ज़रा हो जाए। जो गीत मेरा बहुत पॉपुलर है, जिस गीत का आपने जिक्र किया है, वो आपको सुना देता हूँ। जी। खास तौर से आप भी सुनिए। अच्छा, बिल्कुल। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब सुनना, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आस मन में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अगला बंद सुनेगा। इसमें मैंने हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहार होते हैं, प्रमुख त्योहार, उनका जिक्र किया है। भरत जी, मुझे कुछ आपसे भी पूछना है। मैं आपकी आंखों में कुछ छलछलाहट से देख रहा हूँ, या तो मोहब्बत में निकलती है या फिर कोई और, या फिर कोई आपका दिल तोड़ दे तब निकलती है। नहीं सर, मैं ऐसा खो गया था कि जो शख्स इतनी प्यार की बात कर रहा है, तो क्या वो सवाल चल रहा था दिमाग में, क्या इनकी भी लव मैरिज हुई है? इनको तो कितने लोगों ने प्यार किया होगा। गीत पूरा हो जाने दीजिए, मैं वो उस बारे में हम बात करेंगे। मैं वही सोच रहा था सिर्फ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी आभास दो। देखिए 2 त्योहारों का मैंने कैसे मिलन किया। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो।
और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। आहा, क्या के लिए, आपके लिए नहीं, आहा मत करिए। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। और गीत की अंतिम पंक्तियां, जिन पंक्तियों ने मुझे बहुत पॉपुलर की, क्योंकि ब्रिज से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है जी। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मोहब्बत का सबसे बड़ा देवता कृष्ण को माना जाता है। उसकी इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियाँ घुमाता हूँ। देखिए, कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए जी। रुक्मिणी, राधा और मीरा। इन तीनों का जिक्र कर रहा हूँ। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। वाह। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। अद्भुत। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, क्या बात, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैंने कृष्ण की बांसुरी पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया जी कि आदमी को कृष्ण की बांसुरी की तरह होना चाहिए। उसकी फॉर्मेशन देखिए आप, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, बिल्कुल, और बांसुरी बिना बजाए बजती भी नहीं है, और जब बजती है तब मीठा ईश्वर निकालती है। इसी तरह से आदमी को होना चाहिए। आदमी के अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में कुछ है तो निकाल दीजिए उसे। मुझे आपसे शिकायत है तो आपके सामने भी बोल देना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके पीछे चला जाऊं फिर आपसे बोलूं, आप पीछे आपकी बैक बाइटिंग करूं। बड़ी अच्छी, बहुत खूब। और आदमी को, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि बांसुरी बिना बजाए बोलती भी नहीं है, इसलिए अनावश्यक आदमी को बोलना भी नहीं चाहिए। जब ज़रूरत हो तब बोलिए। और तीसरी बात ये, बांसुरी की तरह जब भी बोलती है मीठा बोलती है। आप जब भी बोलें, किसी से भी बोलें, किसी से भी बात, अपने दुश्मन से भी बात करें तो सरलता से मीठी आवाज़ में बात करें, मीठी बात करें तो शायद दुश्मन भी आपका हो जाएगा। क्या बात है। इसलिए मैंने बांसुरी का ये बड़े प्रतीक अच्छे दिया। कृष्ण तो अद्भुत है, इनकी क्या जिक्र करें। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। पर रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा छिपा हुआ था जी। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये थॉट नहीं आता। और ये गीत, ये कविता की रचना, वो तो कुछ ना कुछ तो घटनाएं जुड़ी रहती हैं। और फिर एक वो जो बात बीच में छूट गई थी कि जो शख्स प्रेम पर, मोहब्बत पर, प्यार पर, लव पर इतनी कविताएं और इतनी रहस्यमयी बातें बड़े सरल रूप में लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या आपकी भी लव मैरिज हुई थी? मैं आपसे, जैसे भी मेजवीन जी से मैंने कहा था कि कोई और सवाल नहीं है आपके पास, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ आपसे कोई और सवाल नहीं है। देखिए, जब आपने पूछा है तो आपका अधिकार बनता है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके सवाल का जवाब दूँ। ये मेरा सुझाव है, हो सकता है गलत हो जी। आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उससे शादी कभी मत करिए। अच्छा, क्या बात। शादी वहीं करिए जहाँ आपके माता पिता कहते हैं, उनके अनुभव उस शादी में बोलते हैं। अब ये बात मैंने क्यों कही जी, कि जिससे मोहब्बत करें उससे शादी मत करिए। जी। कहीं आपके बच्चों की शादी तो नहीं होने वाली? वो एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद दूसरा सवाल करिए। हाँ। ये बात मैंने इसलिए कही जी। कि जब आदमी मोहब्बत करता है तो बहुत सारे सपने देखता है। जी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मिल जाओगी तो पता नहीं कौन सा जहान मिल जाएगा मुझे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मोहब्बत अलग फिनोमेना है और मैरिज अलग फिनोमेना है। जी। जब हम शादी करके जब दूसरे संसार में जाते हैं तो वो सारे जो
सपने सजाए थे ना, वो ऐसे धीमे धीमे करके ऐसे दरकते हैं, ऐसे टूटते हैं। तो आमतौर पे मैंने उन नौजवानों को बिखरते देखा है जिनकी मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है। अमूमन लव मैरिज इसलिए टूटती हैं कि वो जो उन्होंने देखा था वो अब कुछ मिल ही नहीं रहा। सास परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रहा है, और जिस आदमी ने मुझे ये सपने दिखाए कि तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं सिंगापुर ले जाऊँगा, ये करूँगा, ये आदमी 10,000 रुपये महीने पैदा नहीं कर रहा। तो वो सपने वो टूट जाते हैं। इसलिए लव जहाँ है वहाँ शादी करने से थोड़ा सा बचिए। इसलिए भी कि दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने उससे शादी नहीं की तो जो फीलिंग्स आपकी उस समय रही हैं जब आपने मोहब्बत की, उन फीलिंग्स के सहारे आप अपनी ज़िंदगी काट देंगे बहुत दोस्त। बहुत बढ़िया। और वो जब फीलिंग्स आती हैं, जब आप तन्हाई में होते हैं, तो फिर कोई दूसरा संसार आपको अच्छा नहीं लगता। जब वो फीलिंग्स आपके घर में आ गई, जिससे आप 24 घंटे वो आपके सामने, आपकी छाती पे, तो फिर क्या किसके सहारे काटेंगे आप समय, किसके सहारे वक्त काटेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही है, जितने नौजवान हैं अपनी शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करें। और वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो माता पिता को बता दें, और अगर सारी बात बनती है तो फिर वो वाया उधर जाना चाहते हो तो बात अलग है। वो अब तो खैर माँ बाप बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, पहले इतने नहीं थे, पहले बहुत रिजिड हुआ करते थे। अब तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। बाप बेटा कह रहा है कि मेरी ये लड़की पसंद है, तो बाप कहते हैं कि चल ठीक है। तो आपकी लव मैरिज नहीं हुई? नहीं, मेरी नहीं लव मैरिज, मेरी अरेंज मैरिज हुई। मैंने अपने माता पिता का पूरा सम्मान किया, और जहाँ उन्होंने कहा मैंने वहाँ शादी की। इसी से एक बात और निकलती है कि आपने लव मैरिज नहीं की, लेकिन इतने लड़के और लड़कियों का प्यार आपको मिला और आज भी मिलता है जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रीमती जी ने कहा हो कि ये सब क्या है? इसलिए कि देखिए, शादी हो या मोहब्बत हो, दोनों यकीन पे टिकती हैं। विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। जहाँ विश्वास दरक जाता है, टूट जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। परिवार है क्या? परिवार एक विश्वास का ही तो है फिनोमिना। जी। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, भाई भाई के बीच में क्या होता है? विश्वास ही तो होता है। जी। ये मुझे दगा नहीं देगा। जिस दिन वो दगा देता है, सारे सपने टूट जाते हैं कि क्या सोचा था यार, क्या निकला ये। तो वही पति पत्नी के बीच में यकीन रखवाइए, उसे विश्वास करवाइए। आप भी वैसे ही बनिए, ये नहीं कि ऐसा झूठा विश्वास दिलाइए। पत्नी से तो कहूँ मैं बिल्कुल तेरे प्रति मेरी आस्था है, और बाहर जाके और लोगों से नैन मटक्का करें, वो नहीं। सर, एक और कोई कविता हो जाए प्रेम पर? मेरी तो सारी प्रेम की है। वही एक और हो जाए प्रेम पर। चलिए गीत और आपको सुनाता हूँ। जी। और इस गीत के पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड भी है, जी जी। वो बताता हूँ आपको। ये जब एक कविता का पहला शो आया था, वाह वाह, जिसको डॉक्टर अशोक चक्रधर होस्ट किया करते थे, अच्छा। उस वक्त मैंने ये गीत सुनाया था जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जी। उस गीत को जब वो टेलीकास्ट हुआ सब टीवी पे, तो उस गीत को मनोज कुमार जो डायरेक्टर और फिल्म एक्टर रहे हैं बॉम्बे में, वो टीवी पे देख रहे थे। उनको मुखड़ा बहुत अच्छा लगा। जब गीत ख़त्म हो गया तो उन्होंने अशोक चक्रवर्ती जी का नंबर ट्रेस किया कहीं से, फिर उनको फ़ोन किया। बोले भाई ये लड़का कौन था जिसने ये गीत सुनाया है? क्योंकि जब वो नीचे नाम आता उस समय उनका दिमाग कहीं और होगा, नाम ध्यान नहीं रहा उन्हें। तो उन्होंने कहा वो विष्णु सक्सेना है। अरे बोले क्या बढ़िया लिखता है भाई, क्या बढ़िया अदायगी है उसकी, उसको मेरी बधाई दे दीजिएगा। हर गीतकार की, हर कवि की इच्छा होती है कि वो फिल्म लाइन में जाए। तो हमारी भी शुरू से रही, हर एक की होती है। जी। तो अशोक जी का मेरे पास फ़ोन आया। बोले भाई विष्णु, मनोज कुमार जी का फ़ोन आया तो तुम्हें बधाई देना चाहते हैं। मुझ जैसे छोटे से अदना गीतकार के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मनोज कुमार जैसा आदमी और मुझे बधाई दे रहा है। मैं तो अंदर सनसनी हो गई बिल्कुल। अब तो मैं ख्वाब देखने लगा, मुंगेरी लाल जैसे। तो फिर 1.5 साल बीत गया इस बात को। फिर अशोक जी का फ़ोन आया। बोले भाई रात को मनोज कुमार जी का फिर फ़ोन आया था कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई वो लड़का जो आपने नाम बताया, वो नाम मेरा फिर भूल गए। उनको कविता की पंक्ति याद रही है, और जिस कवि की पंक्तियाँ किसी के को याद रह जाएं तो समझ लीजिए उस कवि की बहुत बड़ी सफलता है। मेरी कोई बात आपके दिल पे चस्पा हो जाए तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखवाया है आप। तो बोले कि नंबर ले लो, तुम उनसे बात कर लेना।
मैंने नंबर लिया, बात की। तो जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया तो उधर से जो आवाज़ आई, मान लीजिए मैं अशोक चक्रधर जी के मार्फत से और डॉक्टर विष्णु सक्सेना बोल रहा हूँ, जो आवाज़ आई अंदर से, उधर से बड़ी बेसफुल आवाज़ थी, जो कभी फिल्म के पर्दे पे हम सुना करते थे आवाज़ को। जब वो मेरे कानों में पड़ी, मैं सच बता रहा हूँ, थ्रिल हो गया था एकदम। और ये मनोज कुमार जी मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी बोले हाँ, मैं तुमको 1.5-2 साल से ढूंढ रहा था और आज आप मिले हैं। वो कौन सा गीत था जो तुमने उस दिन टीवी पे सुनाया था? मैं जी वो थाल पूजा कर। हाँ हाँ, वही ज़रा सुनाओ मुझे। ये पहला काम था जो टेलीफोन पर मुझे किसी को सुनाना पड़ रहा था। अरे वाह। मैंने कहा जी मैं तो सुनाता नहीं हूँ। कि नहीं मुझे सुनाओ। मैंने वो मुखड़ा सुना दिया। फिर बोले नहीं पूरा सुनाओ, अब और मुसीबत मेरे लिए। खैर मैंने सुनाया। जब इतना बड़ा डायरेक्टर कह रहा है, एक मन में ये भी वो थी कि शायद कुछ काम वाम मिलेगा। बोले बहुत अच्छा, क्या अदायगी है तुम्हारी, बहुत खूबसूरत लिखा है। चलिए 20 मिनट तक उन्होंने बात की, फिर बात करते हैं आपसे। मैं घर पहुंचा 4 घंटे बाद। उस समय मैं मेरठ में था। जब मैं घर पहुंचा 4 घंटे बाद, तब उनका फिर फ़ोन आ गया मेरे पास। वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना, वो कौन सा गीत था? थाल पूजा कर लेकर चले आइए। मैं जी, वो बोले उसमें 3 ही अंतरे हैं क्या, 3 ही बंद है क्या? मैं जी, इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते क्या? मैं क्यों नहीं बढ़ा सकते सर? बोले जरा आखिरी बंद सुनाइए, बहुत बढ़िया प्यारा था वो। उन्होंने फिर सुनना शुरू कर दिया। मैंने वो आखिरी बंद सुना दिया। बोले कि इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता, बरसात भी आ जाए और सावन की फुहार भी आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा ऐसा हम लोग कभी, हमारे दिमाग में जो थॉट होता है हम उस हिसाब से लिखते हैं। मैं जी बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में डालेंगे कोई मैटर तो ठूंसना हो जाएगा। हाँ तो मज़ा नहीं आएगा। बोले नहीं तुम करके तो देखो और सब हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम रात को जब सोओगे बेड पे तो उसके बाद सुबह जब बना हुआ मिलेगा देखना। ये उनका अनुभव बोल रहा था। मैं सच बताता हूँ भरत बाबू, सुबह बन गया वो अंतरा। और ठीक उसी वक्त अगले दिन मनोज जी का फिर फ़ोन आ गया। बोले कि वो हुआ? मैं जी हो गया। क्या बात, हो जाए सर। हाँ बोले सुनाइए। मैंने वो सुना दिया। अब उन्होंने धीमे धीमे करके, डेली फ़ोन आता उनका, 30-40 मिनट बात होती, अपनी फिल्म लाइन की बातें करते, मुझसे बातें उगल बातें, मतलब जो मेरे अंदर से बेस्ट था उन्होंने वो सब निकलवा लिया। और उस गीत के कम से कम मुझसे उन्होंने 17-18 अंतरे लिखवा लिए। मैंने सर आप कर क्या रहे हैं, मुझे बता तो दीजिए, मुझे सिचुएशन बता दीजिए, इस हिसाब से लिख लूँगा। तो मैं सच बताऊँ तो उस बड़े डायरेक्टर की बात, बोले कि डॉक्टर मैं सिचुएशन के हिसाब से गीत नहीं लिखवाता। अगर आपका गीत बहुत अच्छा है, उसमें थॉट बहुत अच्छा है, तो मैं उसी हिसाब से सिचुएशन बना दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बोले आपकी गीत की आत्मा को न मरने दे कोई। मैं किसी फिल्मी गीत की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आज के फिल्मी गीत बहुत देर तक जुबान पर नहीं रहते। हो जाए सर फिर थाल पूजा का। तो उसमें से फिर उन्होंने, अभी मेरी 1 मिनट का काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें से 5 अंतरे हम छांटते हैं। उस 15-17 में से 5 अंतरे उन्होंने छांटे, उसमें से भी 3 अंतरे उन्होंने निकाले अच्छे। फिर वो रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने संगीतकार से मेरी बात कराई। वो गीत आपको सुना रहा हूँ जी। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। क्या बात। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। सुंदर। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डग
डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, सुंदर। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। अगला बंद बहुत ख़ास है। क्या बात। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में कोई ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन मेरे गीत कुनबे के बहुत बड़े कवि हैं आदरणीय नीरज जी, उन्होंने कहा कि विष्णु काम ठीक ठीक हो गया है। तो मैं सुनाता हूँ आपको। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, घर के गमलों में जो नागफनियां लगी फेंकिए रात रानी लगा लीजिए, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। क्या बात। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। ये तो गीत बहुत लंबा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। खूब, बहुत ही सुंदर, मतलब मंत्रमुग्ध हो गए आज तो हम अद्भुत, पूरी तरीके अद्भुत। से, अद्भुत पूरी तरीके से। लेकिन मेजबीन जी, भरत जी, आप दोनों युवा हैं, मेरा एक संदेश है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। कि मोहब्बत निश्चित बहुत इम्पोर्टेंट फेनोमेना है जी। मोहब्बत सिर्फ लड़के लड़की के बीच में नहीं होती, बिल्कुल। भाई बहन के बीच में भी होती जी। है, माता पिता के बीच में भी होती है, बिल्कुल। और हमारे परिवार का जो हर सदस्य, हमारे दोस्त है, उसके बीच में भी मोहब्बत होती है। जहाँ भी मोहब्बत हो, निस्वार्थ हो, जहाँ आपने स्वार्थ पैदा कर दिया, अपेक्षा पैदा कर दी, वो मोहब्बत फिर आगे नहीं चलेगी। आप जिससे मोहब्बत ज़्यादा करेंगे, आपकी आंखें उतनी ही छलछलाएंगी। मेरा एक गीत है, इजाज़त हो, अगर बहुत छोटा सा गीत है सुना देता हूँ, है इजाज़त? कुछ बहुत ही छोटा। हाँ, बहुत छोटा। जी। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। और जो मैं संदेश देना चाहता हूँ सारे नौजवान दोस्तों को, जी। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। एक बहुत दो पंक्तियां बहुत, इनको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा, या यूं कहूँ कि बहुत नशा चढ़ा रहा मेरे ऊपर। तो सुनाता हूँ कि नदिया जब से गई छोड़कर सुने हुए किनारे, नदिया जब से गई छोड़कर सुने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जिस शो को सारे के सारे जो नौजवान दोस्त देख रहे हैं, उनको कहता हूँ जिंदगी में कभी नेगेटिव मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। सपने अपने हो जाएंगे,
सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर खूब, सर। बहुत ही खूब, बहुत बहुत आज ऐसा लग रहा है धन्यवाद समय यूं ही सर, गुजर गया, बहुत। मुझे वाकई खुद को समय ही का लग खुद पता नहीं लगा कि कहाँ गया, कब गया, कैसे गया, बस गया अब बहुत पता सारी लग रहा बातें है। थी आपको बताने के लिए, लेकिन क्या करूं। बहुत खूब, चलिए लेकिन कोई सर बात बहुत नहीं, ये बहुत सिलसिला और धन्यवाद। आगे कभी चलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने का, सुप्रभात धरती जी, धोरारी पे धन्यवाद आने मुझे का। देना चाहिए आपका कि आपने मुझे इस शो में इस काबिल समझा कि मुझसे आप बात करें। बहुत बहुत आपकी- धन्यवाद राजस्थान आपका दूरदर्शन। बड़प्पन है, अरे आपका नहीं। बड़प्पन है। सुप्रभात धरती धोरारी हमारे शो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा शो है, बहुत लोगों का मनोरंजन कर रहा है, अच्छी जानकारियाँ दे रहा है, स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है और मनोरंजन के बारे में बता रहा है, और जो अच्छी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लाके उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं आप, जिससे लोग शिक्षा ले सकें कि हमको भी ऐसा बनना चाहिए। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने का। लेकिन अब चलते हैं आज की सुबह में लोक नृत्य गुलाबो जी व साथी।